आज हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 1 उड़चल हारिल कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें और हिंदी कॉपी, और जिस तरह से मैं प्रश्नों को पढ़ते जाऊंगी उसी अनुसार आपको प्रश्न लिखने हैं और उसके साथ साथ उत्तर भी लिखने हैं। तो ये ध्यान में रखें, मोबाइल स्क्रीन पर जिस तरह से आपको उत्तर लिखे हुए दिख रहे हैं तो सेम उसी तरह से आप अपनी कॉपी में ना लिखें। इन बातों को आप ध्यान में दें। तो मैं जिस तरह से आपके सामने प्रश्न को पढ़ते जा रही हूँ उन प्रश्नों का आप सही रूप से समझने का प्रयास करें और उत्तर को भी ध्यान से सुनें। तो सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न को पढ़ने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, हारिल कौन है? तो हारिल एक हरे रंग का पक्षी है। उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है कि उसके पंजे में सदैव तिनका रहता है। किसकी गति नहीं रुकनी चाहिए? तो जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। तिनके को क्या क्या कहा गया है? तिनके को ओछा और पावन कहा गया है। इस कविता में आपने देखा कवि ने तिनके को 2 बार यानी 2 जगह प्रयोग किए हैं। एक जगह ओछा और दूसरे जगह पावन शब्द का प्रयोग करके तिनके का उपयोग किए हैं। तो तिनके को ओछा और पावन कहा गया है, यह इसका उत्तर होगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 उस पर ध्यान देंगे। तो आप अपने सामने कॉपी निकालें और सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 शीर्षक लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, कवि हारिल को क्या कहकर उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो कवि हारिल को उड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सवेरा हो चुका है, तुम्हारे हाथ में जो छोटा तिनका है इसे ही लेकर तुम उड़ चलो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल काफ़ी दूर है। स्वयं पर भरोसा कर बिना किसी के राह देखे अपने मंजिल की तरफ उड़ चलो। कवि हारिल को उड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सवेरा हो चुका है, तुम्हारे हाथ में जो छोटा तिनका है इसे ही लेकर तुम उड़ चलो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल काफ़ी दूर है। स्वयं पर भरोसा कर बिना किसी के राह देखे अपनी मंजिल की तरफ उड़ चलो। इसके बाद है प्रश्न नंबर ख, कवि निर्माण के विषय में कवि हारिल से क्या कहता है? कवि हारिल से कहता है कि तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे पाँवों में शक्ति है। तुम अपने शक्ति और गति पर विश्वास करके अपने नव निर्माण की तरफ आगे बढ़ते जाओ और ऊपर उड़ते जाओ। कवि हारिल को कर्मठ होने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर ग, कवि हारिल को किन किन से सचेत कर रहा है? कवि हारिल को सचेत करते हुए कहता है कि यदि 10 दिशाओं में शून्यता ने उसे घेर लिया है तब भी उसे कंपित नहीं होना चाहिए, अर्थात गति के सभी रास्ते उसे बंद दिखाई पड़ने लगे तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए। यदि सभी प्रगति के पथ अग्रसर होने वाले हारिल का उपहास उड़ा रहे हों तब भी उसे उन पर ध्यान न देकर सदा गतिमान रहना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रश्न को लिखकर इसके बाद ही उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर घ, पहले पद में तिनके को ओछा और अंतिम पद में पावन क्यों कहा गया है? तो अब उत्तर घ पर ध्यान दें। पहले पद में तिनके को ओछा इसलिए कहा गया है कि तिनके जैसे तुच्छ वस्तु में मजबूती का अभाव होता है। अंतिम पद में तिनका को पावन इसलिए कहा गया है कि हारिल तिनके के जैसी कमज़ोर वस्तु का सहारा लेकर सदैव निर्माण के पथ पर गतिमान रहता है। यह साधारण तिनका ही उसका एकमात्र सहारा होता है जिससे वह सदैव चलता रहता है। इसलिए यहाँ तिनके को पावन अर्थात पवित्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भाव वाली काव्य पंक्तियाँ छाँट कर लिखिए। तो आप इस शीर्षक को लिख लेंगे। शीर्षक लिखने के बाद फिर आप जो पंक्ति दिख रही है आपके बुक में उसे लिखेंगे। तो क में क्या लिखा हुआ है? किसी दूसरे के इंतज़ार और भरोसे को मत देख, नए सवेरे का स्वागत कर।
ये पंक्ति पूरी लिखने के बाद अब इससे संबंधित जो कविता की पंक्ति है उसे आपको लिखना है। तो उस पर क्या लिखेंगे? उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट बाट भरोसा किनका। तो इसके बाद ये लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर ख, हाथों में बल लिए नव निर्माण की चाह को संजोले। तो इसमें होगा, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। ये कविता की पंक्ति लिखेंगे। फिर ग में जो लिखा हुआ है बुक में उसे पहले आप लिख लें। लिखने के बाद आप लिखेंगे, जीवन की गति को पहचान कर आकाश की ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर, रुक न जाए यह गति की जीवन की, ऊपर ऊपर ऊपर। ये आपको कविता की पंक्तियों को लिखना है। अब आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4, इसमें देखिए शीर्षक क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप यह शीर्षक लिखें, नंबर दें। अब उसे लिखें, उषा जाग उठी प्राची में। फिर नीचे है आह्वान यह नूतन दिन का। फिर है उड़चल हारी लिए हाथ में, एक अनोखा पावन तिनका। फिर नीचे देखें प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 5 का क, हारिल कौन है? तो एक विशेष पक्षी है। फिर ख में, हारिल तिनका क्यों ले जा रहा है? तो संतुलन बनाने के लिए। प्रश्न नंबर ग, कवि हारिल को क्या बनने के लिए प्रेरित कर रहा है? कर्मशील। इसके बाद प्रश्न नंबर घ, प्रातःकाल हारिल को किसका आह्वान करना चाहिए? नए दिन का। फिर अंगा में देखें, कवि हारिल को नभ में क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो हलचल मचाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गृह कार्य में देखें, उड़चल हारिल कविता की पूरी पंक्तियों को लिखें। और दूसरा जो है, पाठ 1 में दिए गए शब्दार्थ को लिखें एवं याद करें। तो इस तरह से आपको गृह कार्य यानी होमवर्क में इस कविता की पूरी पंक्तियों को लिखना है और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दार्थ को भी कॉपी में लिखकर याद करनी है। तो ये ध्यान में रखें, इसे भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। जिस तरह से मैं आपके समक्ष मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये प्रश्न का उत्तर दिख रहा है, उसी अनुसार आपको लिखते जाना है और उसी के अनुसार आप इस प्रश्नों को करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने कॉपी में चैप्टर नंबर दें। चैप्टर नंबर देने के बाद नाम लिखें और नाम लिखने के बाद आप प्रश्न को पढ़ एक बार मैं फिर से मौखिक प्रश्न को पढ़ देती हूँ। प्रश्न नंबर 1, हारिल कौन है? उसकी क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर भी मैं मौखिक ही रूप में ही दे रही हूँ, इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है। तो हारिल एक हरे रंग का पक्षी है और उसकी विशेषता है कि उसके पंजे में सदैव तिनका रहता है। किसकी गति नहीं रुकनी चाहिए? तो जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। तिनके को क्या क्या कहा गया है? तो तिनके को ओछा और पावन कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, कवि हारिल को क्या कहकर उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो कवि हारिल को उड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सवेरा हो चुका है, तुम्हारे हाथ में जो छोटा तिनका है इसे ही लेकर तुम उड़ चलो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल काफ़ी दूर है। स्वयं पर भरोसा कर बिना किसी के राह देखे अपनी मंजिल की तरफ उड़ चलो। प्रश्न नंबर ख, निर्माण के विषय में कवि हारिल से क्या कहता है? कवि हारिल से कहता है कि तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे पाँवों में शक्ति है, तुम अपने शक्ति और गति पर विश्वास करके अपने नव निर्माण की तरफ आगे बढ़ते जाओ और ऊपर उड़ते जाओ। कवि हारिल को कर्मठ होने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर ग, कवि हारिल को किन किन से सचेत कर रहा है? कवि हारिल को सचेत करते हुए कहता है कि यदि 10 दिशाओं में शून्यता ने उसे घेर लिया है
तब भी उसे कंपित नहीं होना चाहिए, अर्थात गति के सभी रास्ते उसे बंद दिखाई पड़ने लगे तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए। यदि सभी प्रगति के पथ अग्रसर होने वाले हारिल का उपहास उड़ा रहे हों तब भी उसे उन पर ध्यान न देकर सदा गतिमान रहना चाहिए। प्रश्न नंबर घ, पहले पद में तिनके को ओछा और अंतिम पद में पावन क्यों कहा गया है? पहले पद में तिनके को ओछा इसलिए कहा गया है कि तिनके जैसे तुच्छ वस्तु में मजबूती का अभाव होता है। अंतिम पद में तिनका को पावन इसलिए कहा गया है कि हारिल तिनके के जैसी कमज़ोर वस्तु का सहारा लेकर सदैव निर्माण के पथ पर गतिमान रहता है। यह साधारण तिनका ही उसका एकमात्र सहारा होता है जिससे वह सदैव चलता रहता है, इसलिए यहाँ तिनके को पावन अर्थात पवित्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भाव वाली काव्य पंक्तियाँ छांटकर लिखिए। क, किसी दूसरे के इंतजार और भरोसे को मत देख, नए सवेरे का स्वागत कर। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। प्रश्न नंबर ख, हाथों में बल लिए नव निर्माण की चाह को संजो ले। तो इसका उत्तर होगा, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। ग, गति जीवन की गति को पहचान कर आकाश की ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर। रुक न जाए यह गति की, ऊपर ऊपर ऊपर। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको लिखने के बाद उषा जाग उठी प्राची में आह्वान, यह नूतन दिन का आह्वान। यहाँ पर देखिए वह छूटा हुआ है तो आप इसको लिख लीजिएगा। होगा क्या? आह्वान। तो यहाँ पर लिखते टाइपिंग करते समय यहाँ मिस्टेक हुआ है तो आप लिखिएगा आह्वान। तो वह लिखकर फिर आ की मात्रा दीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर उत्तर 4 में दूसरा जो वाक्य है आह्वान, यह नूतन दिन का, तो आह्वान आप सुधार कर लिखेंगे, इसलिए मैं आपको बोलकर बता दी कि आप इसे सुधार लीजिएगा। उड़चल हारी लिए हाथ में, एक अनोखा पावन तिनका। अब यह हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक विशेष हारिल कौन है? एक विशेष पक्षी है। हारिल तिनका क्यों ले जा रहा है? तो संतुलन बनाने के लिए। प्रश्न नंबर ग में कवि हारिल को क्या बनने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो कर्मशील। फिर प्रश्न नंबर घ में प्रातःकाल हारिल को किसका आह्वान करना चाहिए? तो नए दिन का। और प्रश्न नंबर अंग ये कवि हारिल को नभ में क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो कवि हारिल को हलचल मचाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गृह कार्य में कवि हारिल को गृह कार्य में यानी होमवर्क में दिया गया है उड़चल हारिल कविता की पूरी पंक्तियों को लिखना है और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें भी लिखकर आपको याद करना है। तो इस तरह से मैं 2 बार इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ी और साथ ही साथ प्रश्न से संबंधित जो उत्तर थे उनको मैं आपके समक्ष पढ़कर बताई। तो आप उसी अनुसार अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी कॉपी में प्रश्नों के साथ ही उत्तर देंगे। तो ये ध्यान में रखें, चैप्टर नाम नंबर ये सही होना चाहिए और साथ ही साथ प्रश्न भी आपके लिखे होने चाहिए। तो ये ध्यान में रखकर आप प्रश्नों के साथ उत्तर दें और उत्तर लिखते समय प्रश्न ज़रूर लिखें और नंबर वाइज प्रश्नों को लिखें और साथ ही साथ शीर्षक भी लिखें। तो उड़चल हारिल में आपने पढ़ा, 2 बार मैंने इस कविता का भावार्थ आपके समक्ष रखी। तो आप तो इसे भाव के साथ समझे होंगे। फिर भी अगर मूल भाव के रूप में अगर जाने तो हारिल पक्षी के समान व्यक्ति को अपनी शक्ति और गति को पहचान कर
नव निर्माण की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा कर बिना किसी की राह देखे व्यक्ति को उठकर जागकर श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहिए। यानी कवि का कहना है कि इस हारिल पक्षी के माध्यम से कवि हम मानव के अंदर यह उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी शक्ति और गति को पहचान कर और उन पर विश्वास करके हमें अपने नव निर्माण की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए या निरंतर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमें अपनी शक्ति और अपनी गति पर भरोसा करके अपने नव निर्माण की तरफ आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो यह संदेश जो है वह कवि हारिल पक्षी के माध्यम से हम मानव को देने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आप इस तरह से इस कविता के अर्थ को आपने सही रूप से समझा, जाना और इससे संबंधित जो प्रश्न थे इसको भी आपने अपनी कॉपी में लिखकर और उसे सुनकर आपने समझा कि इसके प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैं उत्तर के साथ आपके समक्ष रखी। अब मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में सही ढंग से क्रमानुसार लिखे होंगे और मेरी कही हुई बातों पर आप ध्यान देंगे और उसी के अनुसार अपनी कॉपी में आप प्रश्न उत्तर करेंगे और लिखेंगे। तो साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। जो भी चैप्टर जिस दिन मैं पढ़ाती हूँ उस चैप्टर को आप फिर से रिवाइज़ करें, फिर से पढ़कर समझने का प्रयास करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जहाँ ना समझ में आए तो वहाँ आप उस चीज़ को मार्क करके रखें या प्रश्न लिखकर कॉपी में रखें और जब मेरे अगली लाइव क्लासेज में आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है।